नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद में कांग्रेस के आगे लाचार हुई बीजेपी की, राहुल गांधी को मिले नोटिस पर कांग्रेस के पलटवार की, बात करेंगे कर्नाटक बीजेपी में हुई बगावत की, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी की, जानेंगे कैसे किसानों के सामने घुटनों पर आई शिंदे सरकार, क्यों मनीष सिसोदिया को नहीं मिल पा रही है राहत, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी मोदी सरकार की फेल हुई एक और योजना की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की याचिका पर सुनवाई 20 मार्च तक टली, पीएम मोदी पर विवादित बयान देने का है आरोप। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेश किया अपने कार्यकाल का पहला बजट, बेरोजगार युवाओं को 500 रूटों पर ई वाहन के दिए परमिट। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के चैम्बर्स के लिए जमीन आवंटित मामले पर की सुनवाई, कोर्ट ने कहा यह अपने लिए ही अपनी शक्तियों के इस्तेमाल जैसा। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 355 अंक की बढ़त के साथ 57,990 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 114 अंक चढ़कर 17,100 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। अडानी मुद्दे पर मोदी सरकार खामोश है, वहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार हमलावर है। राहुल गांधी ने संसद में अडानी को लेकर पीएम मोदी से कई सवाल किए थे। राहुल को पीएम से उन सवालों के जवाब की उम्मीद थी, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। इस मुद्दे को लेकर संसद से सड़क तक विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन जारी है। तो आज क्या कुछ हुआ संसद में, देखते हैं ये रिपोर्ट। संसद 5 दिन से ठप है। कार्रवाई 5 मिनट से 20 मिनट 22 मिनट तक चल पा रही है। शुरुआत में बीजेपी के सदस्य अपनी बात रखते हैं, राहुल गांधी से माफी की मांग करते हैं और जब बारी विपक्ष की आती है तो हंगामा मचाकर संसद को ठप कर दिया जाता है। 5 दिन से यही चल रहा है। आज संसद 21 मिनट चली, लेकिन इन 21 मिनट में ही राहुल गांधी के उन आरोपों पर मोहर लग गई जो दावे वो भारत से लेकर ब्रिटेन तक करते रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि सदन में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, बोलते समय उनका माइक बंद कर दिया जाता है, वो सरकार की नीतियों के खिलाफ नहीं बोल सकते क्योंकि माइक बंद हो जाता है। और आज संसद टीवी पर लोकसभा के लाइव प्रसारण में आवाज बंद कर दी गई। 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई प्रश्नकाल से शुरू हुई, जिसका सीधा प्रसारण चल रहा था। कांग्रेस के मनीष तिवारी सवाल पूछने खड़े हुए, लेकिन आवाज नहीं निकली। 18 मिनट तक ऑडियो गायब रहा। लोकसभा में जो हो रहा था वो दिख रहा था, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। 11:19 पर 2 बार इसका ऑडियो वापस आया और दोनों बार कांग्रेस सांसदों की नारेबाजी की आवाज सुनाई दी, जिससे वो अडानी मसले पर और राहुल गांधी को बोलने देने की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। इसे लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया। राहुल गांधी ने लोकसभा में बोलने के लिए वक्त मांगा, सत्ता पक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। जब नारे लगे राहुल गांधी को बोलने दो, राहुल गांधी को बोलने दो, स्पीकर मुस्कुराए और संसद टीवी ने लोकसभा कार्रवाई को म्यूट कर दिया। लोकतंत्र ऐसे कमजोर हो रहा है। सदन में बीजेपी राहुल के इस्तीफे की मांग कर रही है तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि माफी का सवाल ही नहीं होता। आज संसद में सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ही पहुंचे थे। संसद ठप हुई तो कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया और एक बार फिर अडानी मुद्दे पर जेपीसी गठन की मांग की। अडानी मुद्दे पर फंसी मोदी सरकार बेबस नजर आ रही है। वहीं राहुल गांधी को लेकर बीजेपी नई चाल चल रही है। ये बीजेपी की बौखलाहट है कि भारत जोड़ो यात्रा के खत्म होने के 45 दिन बाद दिल्ली पुलिस ने राहुल को एक नोटिस भेजा है जो महिलाओं के उत्पीड़न से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट का संज्ञान लेते हुए राहुल को सवालों की लिस्ट भेजी है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी आज डंके की चोट पर कहते हैं कि वो मोदी सरकार से नहीं डरते हैं। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जिस तरह से मोर्चा खोल रखा है उसके बाद बीजेपी बैकफुट पर है। मोदी सरकार राहुल को फंसाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रही है। अब दिल्ली पुलिस ने राहुल को एक नोटिस थमाया है। खबरों के मुताबिक राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्रीनगर में महिलाओं को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतें मिली हैं। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट का संज्ञान लेते हुए राहुल को सवालों की एक लिस्ट भेजी है। नोटिस में पुलिस ने पीड़ितों के बारे में जानकारी देने के लिए कहा है ताकि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। इधर इस नोटिस पर कांग्रेस ने ट्वीट करके सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने लिखा है, अडानी के साथ पीएम मोदी के रिश्ते पर श्री राहुल गांधी के सवालों से बौखलाई सरकार पुलिस के पीछे छिप रही है। भारत जोड़ो यात्रा के 45 दिन बाद राहुल गांधी जी को दिल्ली पुलिस ने नोटिस दिया है, जिसमें उन महिलाओं की जानकारी मांगी गई है जो उनसे मिली और खुद के उत्पीड़न के बारे में बात की। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस नोटिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने लिखा है, हम इस नोटिस का कानून के अनुसार उचित समय पर जवाब देंगे। ये नोटिस इस बात का सबूत है कि सरकार घबराई हुई है। ये नोटिस लोक
लोकतंत्र, महिला सशक्तिकरण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विपक्ष की भूमिका को कमजोर करने का नवीनतम प्रयास भी है। तस्वीरें गवाह है कि तानाशाह डरा हुआ है। राहुल को मिले इस नोटिस पर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नोटिस देने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम शुक्रवार को राहुल गांधी के घर गई थी। इस नोटिस को खुद राहुल गांधी ने प्राप्त किया है। राहुल गांधी को अपने जाल में फंसाने की बीजेपी की ये चाल भी फेल हो गई है। कर्नाटक में भी बीजेपी फेल हो गई है। दक्षिण के एकमात्र राज्य कर्नाटक की सत्ता भी बीजेपी के हाथ से जाने वाली है। राज्य बीजेपी नेताओं ने ही अपने सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेता ही बोल रहे हैं कि इस बार सीएम बसवराज बोम्मई को ही टिकट मिलेगा, ये भी किसी को पता नहीं है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कर्नाटक में कभी भी चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है, लेकिन उससे पहले बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई खुलकर सड़क पर आ गई है। बीजेपी में टिकटों को लेकर जबरदस्त खींचतान मच गई है। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को गुरुवार को चिकमंगलुरु जिले के मुदिगेरे में विजय संकल्प यात्रा को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ताओं ने मौजूदा विधायक एमपी कुमारस्वामी के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया था। इससे पहले बीजेपी सांसद जीएम सिद्धलेश्वर ने बसवराज बोम्मई सहित पार्टी नेताओं के लिए टिकट के मिलने पर शक जताया है। बीएस येदियुरप्पा के रोड शो को मुदिगेरे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोक दिया। इन कार्यकर्ताओं ने एससी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से 3 बार के विधायक कुमारस्वामी की उम्मीदवारी का विरोध किया और मांग की कि इस सीट से किसी नए चेहरे को उतारा जाए। इस बीच पत्रकारों से बातचीत करते हुए दावड़गेरे लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद सिद्धलेश्वर ने कहा कि चुनावों की घोषणा के बाद कोर कमेटी बैठक करेगी और निर्णय लेगी। टिकट किसे मिलेगा कोई नहीं जानता। हम नहीं जानते कि बसवराज बोम्मई को टिकट मिलेगा या नहीं। बसवराज बोम्मई ने पिछले कई मौके पर यह स्पष्ट कर दिया कि वो शिंगांव निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं। यहां से वो 2018 में विधायक चुने गए थे। हालांकि सांसद सिद्धलेश्वर ने कहा कि बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय नेता तय करेंगे कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। बीजेपी में टिकट को लेकर मचे घमासान पर कर्नाटक कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिद्धलेश्वर के बयान को साझा किया है और पूछा है, क्या भ्रष्टाचार और सीएम बोम्मई की विफलता के कारण पार्टी नेतृत्व में इतनी कड़वाहट आ गई है कि उन्हें मैदान में नहीं उतारा जा सकता? क्या आला कमान को सरकार के खिलाफ लोगों के गुस्से का एहसास था? कांग्रेस के इस तंज से साफ है कि कर्नाटक में इस बार वो अपनी सरकार बना रही है। कर्नाटक बीजेपी में टिकट बंटवारे पर घमासान मचा है, तो वहीं कांग्रेस राज्य में लगातार उस पर बढ़त बनाती जा रही है। कांग्रेस टिकट बंटवारे में भी बीजेपी पर बढ़त बना ली है। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जल्द सामने आने वाली है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पर कर्नाटक चुनावों को लेकर पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई और दावा किया जा रहा है कि राज्य की 224 सीटों में से आधे से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं और उम्मीदवारों की पहली सूची देर रात या फिर 18 मार्च को जारी हो सकती है। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 20 मार्च को कर्नाटक का दौरा करेंगे। राहुल गांधी बेलगावी में एक रैली को संबोधित करेंगे और राहुल गांधी के इस दौरे से पहले ही कांग्रेस आधे उम्मीदवारों का नाम घोषित करने की तैयारी कर चुकी है। सीईसी की बैठक में हर सीट पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। अधिकांश सीटों पर आसानी से सहमति बन गई, लेकिन 50 सीटों पर उम्मीदवार चयन को लेकर पेच फंसा हुआ है। ऐसे में एक ही सूची में सभी 224 नामों का ऐलान नहीं किया जाएगा। पहली सूची में 120 से लेकर 150 उम्मीदवारों के नामों को ही शामिल किया जाएगा। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर कांग्रेस बीजेपी पर शुरुआती बढ़त हासिल करने की कोशिश में है। इस समय राज्य में बीजेपी की सरकार है और जो राज्य को लेकर तमाम एजेंसियों के सर्वे आ रहे हैं, उसमें कांग्रेस को बढ़त दिखाई जा रही है और कांग्रेस अपनी इस बढ़त को और आगे ले जाने की कोशिश में जुटी है। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस को इस बार 150 से ज्यादा सीटों पर जीत मिलेगी। कर्नाटक में कांग्रेस की मजबूती बीजेपी की हार है। हार तो आज शिंदे सरकार भी गई किसानों के आगे। महाराष्ट्र में किसान और सरकार एक बार फिर आमने सामने हैं। अपनी मांगों को लेकर अन्नदाता सड़कों पर उतरे। इस विरोध से बीजेपी की सरकार कांप उठी है और उनके मार्च निकालने से पहले ही घुटने टेक दिए हैं, जिसके बाद किसानों का थोड़ा गुस्सा शांत हुआ है, लेकिन विरोध के स्वर अब भी बरकरार हैं। जब जब किसानों ने आवाज उठाई है, तब तब सरकारें हिलती नजर आई हैं। अब महाराष्ट्र में जैसे ही अन्नदाताओं ने विरोध के स्वर तेज किए, वैसे ही शिंदे सरकार के पसीने छूट गए और वो किसानों के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ
किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। शिंदे ने कहा था कि किसानों के साथ बातचीत सार्थक रही। इस बैठक के बाद किसानों और आदिवासियों ने अपना लॉन्ग मार्च फिलहाल रोक दिया है, लेकिन उनके प्रतिनिधियों ने कहा कि अगर उनके मुद्दों के समाधान के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वो मुंबई की तरफ कूच करेंगे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक विनोद निकोल ने कहा कि हमने मार्च फिलहाल रोक दिया है, हम सरकार से ठोस कदम उठाने की उम्मीद कर रहे हैं, हमारे मुद्दों का समाधान किया जाएगा, वरना हम मुंबई की ओर कूच करेंगे। वहीं पूर्व विधायक जावा गवित ने कहा कि जब तक सरकार अधिकारियों को आदेश जारी नहीं करती वो डटे रहेंगे। दरअसल महाराष्ट्र में प्याज का रेट 800 रुपए क्विंटल से भी नीचे चला गया है। ऐसे में लागत निकालना किसानों के लिए मुश्किल हो गया है। कई किसानों ने होली पर प्याज का ही होलिका दहन किया था। साथ ही कई किसानों ने आलू को सड़कों पर फेंक दिया था। हालांकि सरकार ने किसानों से आलू खरीदने का ऐलान किया है, लेकिन इसके बावजूद भी किसान खुश नहीं हैं। प्याज के गिरते दाम की वजह से महाराष्ट्र के किसान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से नाराज हैं। वो सरकार से प्याज के एमएसपी पे खरीद की मांग कर रहे हैं। साथ ही बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों की एवज में मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। यही वजह है कि किसानों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से हजारों किसान पैदल चलकर ही मुंबई पहुंच रहे हैं, लेकिन सरकार से आश्वासन मिलने के बाद किसानों ने अपनी पदयात्रा रोक दी है, मगर सरकार को चेतावनी भी दे डाली है। अब देखना होगा कि सरकार कब तक उनके वादे पूरे करती है। किसानों के सामने झुकी शिंदे सरकार की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। मुश्किलें तो पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की भी खत्म नहीं हो रही हैं। एक मामले से निकल नहीं पाते कि दूसरे मामले में फंस जाते हैं। सीबीआई, ईडी सभी उनके पीछे पड़े हैं। पहले सीबीआई की रिमांड पर थे, अभी ईडी की रिमांड पर चल रहे हैं। कोर्ट ने उन्हें 7 दिन की रिमांड पर भेजा था, जो आज खत्म हो गई, जिसके बाद आज सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया गया। तो क्या रहा कोर्ट का फैसला, देखते हैं ये रिपोर्ट। शराब नीति मामले में फंसे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। सीबीआई के बाद अब ईडी मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। ईडी ने सिसोदिया को आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट में ईडी ने सिसोदिया की 7 दिन की हिरासत की मांग की, जबकि सिसोदिया के वकीलों ने इसका विरोध किया। ईडी ने कोर्ट में कहा कि सिसोदिया बार बार अपना बयान बदल रहे हैं, अब उन्हें 3 लोगों से आमने सामने बैठाकर पूछताछ करनी है। ईडी ने मनीष सिसोदिया को 7 दिन हिरासत में दिए जाने का अदालत से अनुरोध किया था। ईडी का दावा है कि सिसोदिया ने अपना फोन नष्ट किया, उनसे बार बार पूछताछ किए जाने की जरूरत है। इतना ही नहीं, ईडी की तरफ से कोर्ट में यह भी कहा गया कि उनके हाथ कई महत्वपूर्ण सबूत लगे हैं, जांच अपने आखिरी पड़ाव पर है। इसके लिए मनीष सिसोदिया की रिमांड को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। कोर्ट ने ईडी की दलीलें सुनने के बाद 5 दिन की रिमांड का आदेश सुनाया है। अब सिसोदिया को 22 मार्च की दोपहर कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले 20 मार्च को सिसोदिया की जमानत को लेकर सुनवाई होगी। सिसोदिया को गिरफ्तार करने से पहले ईडी ने तिहाड़ जेल में करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। बाद में आरोप लगाया गया कि सिसोदिया ने पूछताछ के दौरान जांच एजेंसी का सहयोग नहीं किया, इसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी सरकार की फेल हुई एक और स्कीम की। मोदी सरकार की एक और योजना फेल हो गई है। सरकार जब योजना लेकर आई थी तो दावा किया जाता था कि अब हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई सफर कर सकेगा, लेकिन मोदी सरकार के इस दावे की हवा भी निकल चुकी है। सस्ते हवाई सफर की योजना पर संसदीय समिति ने बड़ा खुलासा किया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी सरकार साल 2017 में सस्ती हवाई सेवा के लिए उड़ान स्कीम लाई थी। दावा किया गया था कि अब हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में सफर करेगा, लेकिन सरकार की दूसरी योजनाओं की तरह उड़ान योजना भी फ्लॉप साबित हुई है। हवाई सफर सस्ता होने की जगह महंगा हो गया है। सस्ते हवाई सफर योजना के फेल होने पर संसद की स्थायी संसदीय समिति ने भी चिंता जताई है। इसके लिए बेहतर क्रियान्वयन को लेकर नसीहत भी दी है। संसदीय समिति की रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि स्कीम के लिए जो बजट दिया गया था उसका उपयोग नहीं किया गया। साल 2022-23 में स्कीम के लिए 1078.81 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसमें से केवल 578.98 करोड़ रुपए ही खर्च किया जा सका। समिति ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से कम खर्च का कारण पूछा है। समिति ने यह भी बताया है कि साल 2023-24 में स्कीम के लिए 1244.7 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
समिति ने मंत्रालय से स्कीम के लिए आवंटित बजट को पूरे तरीके से प्रयोग करने की नसीहत दी है और बेहतर तरीके से स्कीम के लिए काम करने की योजना तैयार करने को कहा है। जिस रफ्तार से स्कीम पर पैसा खर्च किया जा रहा है, लगता नहीं कि आवंटित पूरे पैसे का इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।